औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा एलएसवी पार्ट सेकंड के जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं राबिया खालिद साहिबा की बुक पेज नंबर 301 से चैप्टर 8 चल रहा है हमारा एनवायरमेंटल हाइजीन का। तो आज हमने पढ़ना ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? नमी। नमी बेटा आपको पता है फ़िज़ा के अंदर मौजूद होती है। जब हवस के दिन हो उस वक्त ज़्यादा होती है, वैसे हर वक्त नमी कुछ ना कुछ मौजूद रहती है। जब हम किसी ठंडे बर्तन में ख़ास तौर पे वो स्टील का हो तो उसमें स्टील के बर्तन में पानी डालते हैं, ठंडा पानी, तो उसके बाहर एक पसीना टाइप वाटर वेपर्स आ जाते हैं। वो क्या था? ह्यूमिडिटी। जैसे ही उसको ठंडक मिली वो वाटर में तब्दील होगी। ह्यूमिडिटी एक तरह का बेटा वाटर ही है जो गैसियस फॉर्म में हर वक्त फ़िज़ा में मौजूद रहता है, लेकिन जैसे उसको कोई ठंडक मिलती है तो वो वाटर वेपर्स में तब्दील हो जाता है, पानी बन जाता है। इसी तरीके से जब हम एसी वगैरह चलाते हैं तो एसी के अंदर जो पानी आ रहा होता है कतरा कतरा, यही ह्यूमिडिटी है जो हवा में मौजूद होती है। और एसी कोई पानी पैदा नहीं करता। जैसे ही उसको ठंडक मिलती है उस ह्यूमिडिटी को, तो वो वाटर बन जाता है और वो कतरा कतरा पाइप से आना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह पाक ने एक बैलेंस रखा हुआ है, ह्यूमिडिटी जो बना रखी है। तो पढ़ते हैं इसको बेटा। ह्यूमिडिटी इज़ आ कंसनट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स। ह्यूमिडिटी जो है वो एक मिकदार है पानी के बुखारात की इन द एयर, हवा में। दिस कंसनट्रेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इस मिकदार को हम बेटा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसके कई सारे नाम हैं। ह्यूमिडिटी कैन मेक द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर फील लाइक इट वार्मर। ह्यूमिडिटी जो अगर मौजूद हो इर्द गिर्द तो टेम्परेचर को वो ज़्यादा गर्म बना देती है। ऐसे लगता है कि टेम्परेचर जितना होगा उससे ज़्यादा गर्म महसूस होगा द एक्चुअल टेम्परेचर से। अक्सर आपने नेट पे अगर देखा होगा तो वो बता रहा होता है टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 38 डिग्री सेंटीग्रेड। माहौल का टेम्परेचर इतना है, फील लाइक्स 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और महसूस होता है 45 डिग्री। तो ये 37 से 45 के दरमियान का डिफरेंस किसकी वजह से है? ह्यूमिडिटी की वजह से है कि जो एक्चुअल टेम्परेचर से आपको ज़्यादा जो है टेम्परेचर फील हो रहा है। हाई ह्यूमिडिटी मेक्स पीपल फील हॉटर। हाई ह्यूमिडिटी लोगों को गर्म महसूस करवाती है इन द समर, गर्मियों में, बिकॉज इट रिड्यूसेस द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ स्वेटिंग, क्योंकि ये कम कर देता है जो इफ़ेक्टिवनेस है स्वेटिंग, पसीने की, टू कूल द बॉडी, कि वो बॉडी को ठंडा कर सके, बाई प्रिवेंटिंग द इवेपोरेशन ऑफ परस्पायरेशन फ्राम द स्किन। ये बड़ी प्यारी बात की है कि ये रोकता है जो पसीना आ रहा है बॉडी के ऊपर उसको जो है वो इवेपोरेट होने से। अच्छा, जब भी इवेपोरेशन होती है ना बेटा, कूलिंग प्रोड्यूस होती है। अल्लाह पाक का निज़ाम है, जब गर्मियाँ हो तो हमें पसीना आता है और जब वो पसीना बुखारात बन के उड़ता है तो हमें ठंडक महसूस होती है और हमें इतनी ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती। लेकिन अगर फ़िज़ा में ज़्यादा पहले से ही नमी मौजूद है, ह्यूमिडिटी मौजूद है, तो जो आपका पसीना है वो खुश्क नहीं होगा, क्योंकि पहले ही फ़िज़ा में नमी मौजूद है और वो नमी खुश्क नहीं होगी। ठीक है, तो परस्पायरेशन कहते हैं बेटा पसीने को, और वो इवेपोरेट नहीं होगा और आपको गर्मी फील होगी। अजीब सी कशमकश होती है। अ डिवाइस यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इज़ कॉल्ड हाइग्रोमीटर। ये भी मरूज़ी बन सकती है बेटा। जो ह्यूमिडिटी को पैमाइश करने वाली जो डिवाइस है उसको हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। ये बेटा ह्यूमिडिटी पे छोटा सा लेक्चर था। फिर वो आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है बेटा आपके माहौल का। टेम्परेचर इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर जो है वो डिग्री है गर्माहट की या ठंडक की। हॉटनेस बेटा गर्मी और कोल्डनेस ठंडक। द विंड चिल्ड इंडेक्स इज़ टेम्परेचर। जो आपकी हवा ठंडा होती है इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। दैट ह्यूमन बॉडी फील्स, जो कि आपकी इंसानी जिस्म महसूस करता है। व्हेन एयर टेम्परेचर इज़ कंबाइंड विद द विंड स्पीड। जब हवा का टेम्परेचर जो है विंड की स्पीड के साथ मिलता है तो हम इसको चिल्ड इंडेक्स कहते हैं बेटा, विंड चिल्ड इंडेक्स। द हायर द विंड स्पीड द फास्टर एक्सपोज एरिया ऑफ द बॉडी लूजर हीट। जितनी ज़्यादा तेज़ हवा होगी इतनी ही जो बॉडी के अंदर से हीट लूज़ होगी वो फास्टर होगी। एंड द कूलर द मैन फील्स, और इतना ही इंसान ठंडक महसूस करेगा। इसलिए बाहर हवा ना भी हो तो हम पंखे चलाते हैं बेटा, फ़ैन का यूज़ करते हैं।
द हीट इंडेक्स इज अ कम्बिनेशन ऑफ एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। हीट इंडेक्स क्या है बेटा, मिलाप है किसका, एयर टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का। चिल्ड इंडेक्स में क्या था बेटा, स्पीड ऑफ विंड थी, ठीक है, जितनी विंड तेज़ होगी, लेकिन ये हीट इंडेक्स है, ठीक है, इसे किसका मिलाप है, हवा के एयर टेम्परेचर का और नमी का। जब भी हम ह्यूमिडिटी पढ़ के हैं बेटा, दैट गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टेम्परेचर फील्स, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैसा कितना टेम्परेचर हमें महसूस होता है। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज, टेम्परेचर को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं ऑन द फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। ये भी मारूजी बन सकती है बेटा कि कितने स्केल हैं टेम्परेचर के, 3 किस्म के स्केल हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन स्केल। और ये चिल्ड इंडेक्स और हीट इंडेक्स की भी एमसीक्यूज आ सकती हैं। चिल्ड इंडेक्स क्या है कि जो एयर टेम्परेचर और हवा की स्पीड के साथ कंबाइन होता है तो वो चिल्ड इंडेक्स है, और एयर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के साथ कंबाइन होता है तो वो हीट इंडेक्स है। ये थोड़ा सा फ़र्क देखना आपने बेटा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के क्या असरात होते हैं। इफेक्टिव टेम्परेचर इज़ आ हाइपोथेटिकल स्केल। इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है, ये हाइपोथेटिकल स्केल है ऑफ थर्मल कंफर्ट, थर्मल कंफर्ट का, कि कितनी आपको गर्माहट महसूस हो रही है। द सेंसेशन ऑफ वार्मथ एंड कोल्डनेस फेल्ट, कि कितनी आपको गर्माहट या ठंडक महसूस हो रही है, ये क्या कहलाएगा, इफेक्टिव टेम्परेचर। द ह्यूमन बॉडी फील्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी जो है वो कंबाइंड इफेक्ट टेम्परेचर का महसूस करती है, ह्यूमिडिटी नमी का, एंड एयर मूवमेंट और हवा की हरकत का। इंक्रीज वैल्यू गिव्स इफेक्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट, और अगर इनकी वैल्यूज़ में इजाफा हो जाए तो इससे डिस्कम्फर्ट आ जाता है, यानी बेचैनी और बेसुकूनी आ जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ गया फिर भी बेसुकूनी आ जाएगी, ह्यूमिडिटी नमी बढ़ गई तो भी बेसुकूनी आ जाएगी, हवा नॉर्मल की बजाय तेज़ चलना शुरू हो गई, जिसको आंधी कहते हैं, तूफ़ान कहते हैं, तो इनकी अगर वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी तो इंसान में डिस्कम्फर्ट आता है, ठीक है। कंफर्ट जोन क्या होता है बेटा, कंफर्ट जोन कहते हैं जहाँ पे इंसान बिल्कुल पुरसकून और आरामदेह महसूस करता है, वो कंफर्ट जोन कहलाता है। द रेंज ऑफ इफेक्टिव टेम्परेचर ओवर विच मेजॉरिटी फील्स कंफर्टेबल इज़ कॉल्ड कंफर्ट जोन। वो टेम्परेचर का रेंज जिस पे ज़्यादातर लोग जो है वो पुरसकून महसूस करें, उसको हम कंफर्ट जोन कहेंगे। कुछ इलाके ऐसे होते हैं बेटा जहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंडक होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसको हम कंफर्ट जोन कहते हैं। द कंफर्ट जोन डिपेंड्स अपॉन द ईच इंडिविजुअल नेचर ऑफ क्लोथ्स वॉर्न। जो कंफर्ट जोन है वो भी डिपेंड करती है कि किस तरह के किसी शख्स ने कपड़े पहने हुए हैं, एंड स्टेट ऑफ हेल्थ, और उसकी सेहत कैसी है, ठीक है। अगर बाहर अच्छा मौसम हो, यानी ना गर्मी हो ना सर्दी हो, लेकिन अगर कोई शख्स ज़्यादा गर्म कपड़े पहनाएगा तो उसको क्या होगा, गर्मी लगेगी, उसने खुद अपना कंफर्ट ख़राब कर लिया। और अगर इंतहाई बारीक कपड़े पहनेगा तो उसको सर्दी लगना शुरू हो जाएगी, तो भी उसने अपना कंफर्ट ख़राब कर दिया, ठीक है। और हो सकता है किसी शख्स की जो सेहत है उसको बुखार वगैरह हो रहा हो, तो उसको थोड़ी सी भी ठंड में ज़्यादा सर्दी लग रही हो। तो ये बताया जा रहा है कि कंफर्ट जोन डिपेंड करता है कि किस तरह के उसने कपड़े पहने और उसकी सेहत की क्या हालत है। द टेम्परेचर इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़ इज़ यूजुअली बिटवीन 72 to 78 विद ह्यूमिडिटी। जो गर्म ममालिक हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ कहते हैं बेटा गर्म ममालिक को, उनका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 72 से 78 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और इसके साथ साथ नमी भी रहती है। 60% गिव्स इफेक्ट ऑफ कंफर्ट, तो तकरीबन 60% जो है वो कंफर्ट देता है ये, बाकी जो है वो डिस्कम्फर्ट ही रहते हैं। फिर आ जाएगा बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस मैंने बताया था एक अल्लाह पाक ने हिफाजती तय रखी हुई है, इसका फार्मूला O3 होता है, और उससे क्या होती हैं, जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं वो ज़मीन तक नहीं पहुंच सकती, और हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रहते हैं, और उससे हमारे जो ज़मीन है उसका टेम्परेचर हमारे रहने के काबिल बनता है। यह आप पढ़ के आए हैं, तीसरी चौथी से पढ़ते आए हैं, हर क्लास में आपने थोड़ा थोड़ा इसका टच लिया है, तो हम इसमें भी देखते हैं। ग्रीन हाउस इज़ अ बेस्ट नोन एज स्ट्रक्चर फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ग्रीन हाउस को हम ये समझते हैं कि ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है पौधों के उगने के लिए, लाइक फ्लावर्स, जैसे कि फूल हो गए, वेजिटेबल सब्जियां होगी, एंड अदर वेजिटेशंस, और दूसरे तमाम दरख्त और सब्ज़ा जात हो गए, सबके उगने के लिए, ग्रो करने के लिए ये इफ़ेक्ट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीन हाउस इज़ मेड ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक रूफ। ये ग्रीन हाउस जो स्ट्रक्चर है हम यहाँ भी बना सकते हैं शीशे का या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का, ट्रांसपेरेंट कहते हैं बेटा जिसके आर पार देखा जा सके, एंड वॉल्स ऑफ एयर टाइट विंडोज़, या एयर टाइट जो विंडोज़ हैं जिनमें से हवा ना आए ना जाए,
उनका भी आप बना सकते हैं। ग्रीन हाउस लुक्स लाइक अ स्मॉल ग्लास हाउस। ग्रीन हाउस जो है वो छोटा शीशे का घर ऐसे नज़र आता है जैसे शीशे का घर हो। ये एक तो बेटा ग्रीन हाउस कुदरती तौर पे अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है फ़िज़ा में, लेकिन कुछ लोग आपने देखा होगा जो सब्जियां वगैरह या फल काश्त करते हैं या स्ट्रॉबेरी वगैरह, तो तरबूज खरबूजा इन लोग इस तरह की जो फसलें हैं उनको भी गर्मी धूप और शिद्दत से मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए शॉपर का ऊपर एक डोम गुम्बदनुमा बना दिया जाता है कि ना उस पर जो फर्रोज़ होती हैं क्यारियाँ होती हैं उनके ऊपर, ताकि जो है वो इन चीज़ों से बचे रहें। तो ग्रीन हाउस जो है वो छोटा शीशे का घर नज़र आता है। द इनकमिंग सोलर रेडिएशंस फ्राम द सन वार्म द एयर। जो सूरज की शुआएँ हैं सूरज से आने वाली वो हवा गर्म कर देती हैं। द ग्रीन हाउस में द एयर इन द ग्रीन हाउस कीप्स द प्लांट वार्म। जो हवा है ग्रीन हाउस के अंदर वो पौधों को गर्म रखती है। इनफ टू लिव इन द नाइट एंड इन विंटर। रात के वक्त और सर्दियों में इतना उसका टेम्परेचर रहता है कि वो पौधे को ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी हो। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, पौधा मर जाएगा शदीद सर्दी की वजह से। द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस आर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ये भी मरूजी बन सकती है बेटा कि ग्रीन हाउस की कौन सी गैसेस हैं और ग्रीन हाउस कौन सी गैसेस खारिज करता है। वो 4 हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड पहली होगी, मीथेन दूसरी होगी, ओजोन नाइट्रस ऑक्साइड तीसरी होगी और चौथा वाटर वेपर्स हो गए बेटा। विच फॉर्म आ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, जो कि एक कंबल की शक्ल अख्तियार कर लेता है गैसेस का एट लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर। जो लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर है उसके अंदर। दिस ब्लैंकेट अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू। ये ब्लैंकेट जो है वो सूरज की रोशनी को अपने अंदर से गुजरने तो देता है बट एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन, लेकिन जो हीट की रेडिएशन है वो जज़ब कर लेता है बैक फ्राम द अर्थ सरफेस, जो कि ज़मीन से वापस जाने की कोशिश करते हैं उनको जज़ब कर लेता है। देर आर 2 ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स। 2 ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स हैं। वन इज़ नेचुरल, एक कुदरती है, कुदरती ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। दैट कीप्स द अर्थ क्लाइमेट वार्म एंड हैबिटेबल, जो कि आपकी ज़मीन की जो क्लाइमेट है उसको गर्म रखता है और रहने के काबिल बनाता है। हैबिटेबल मीन क्या, रहने के काबिल बनाता है। ये ग्रीन हाउस जो है ये कुदरती की बात हो रही है बेटा, जो अल्लाह पाक ने बना रखा है। द अदर इज़, जो दूसरा है बेटा मैन मेड ग्रीन हाउस, जो दूसरा है बेटा वो इंसान का बनाया हुआ है। विच इज़ एडिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जिसके अंदर इजाफी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं फ्राम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो गया, फॉसिल फ्यूल में आ जाती हैं बेटा ये जितने भी पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, मीथेन गैस जो हम घरों में जलाते हैं, तमाम फॉसिल फ्यूल्स में आ जाती हैं बेटा। मेनली पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। आमतौर पर पेट्रोलियम है, कोयला है और नेचुरल गैस है। विच आर एडिंग ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि इजाफा करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस में टू एटमॉस्फेरिक लेयर। जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उसके ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा करती हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम अर्थ एब्जॉर्ब हीट डायरेक्ट फ्राम द सन। दिन के वक्त ज़मीन जो है वो सूरज से आने वाली जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करती है, जिसको सोलर रेडिएशन कहते हैं। एट नाइट, रात के वक्त द हीट, जिसको इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं, इज सेंट बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, दोबारा फ़िज़ा में भेजी जाती हैं। सम ऑफ द हीट पासेस बैक इनटू द स्पेस, ज़्यादातर हीट दोबारा खला में वापस चली जाती है। बट मच ऑफ इट रिमेंस ट्रैप्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, लेकिन कुछ ट्रैप हो जाती है निचले हिस्से में, ट्रैप हो जाती है जिससे हम गर्म रहते हैं बेटा। बाय द ब्लैंकेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि ये एक कंबल बन गया है बेटा। ये एक तशबीह दी है कंबल से, ब्लैंकेट से, कि अल्लाह पाक ने इन गैसेस का हमारे लिए एक कंबल बना दिया। जैसे हम कंबल ओढ़ते हैं ना सर्दियों में, तो ये ब्लैंकेट बना दिया है गैसेस का, जो ऊपर गैसेस 4 बताई, 3 गैसेस थी और एक वाटर वेपर था। तो इसमें ये कुछ हीट जो है वो फंस के रह जाती है, काजिंग रेज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिससे जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो हमारे रहने के काबिल होता है। इट इज़ बिलीव्ड बाई मैनी साइंटिस्ट, ये यकीन किया जाता है बहुत सारे साइंसदानों की तरफ से, दैट द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, कि ये ग्रीन हाउस गैसें जो हैं यही दुनिया में जो है वो गर्मी का सबब बन रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का सबब बन रहा है। जोसेफ फ्यूरियर, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट, ये फ्रांस का रहने वाला रियाजीदान था और फिजिस्ट था। इंट्रोड्यूस द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इन 1824, उसने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को मुतारफ़ करवाया 1824 में। आयरिश फिजिस्ट जॉन टेंडल, आयरिश फिजिस्ट था जॉन टेंडल था। फर्स्ट
रिलायबली एक्सपेरिमेंटेड इन द ईयर 1858 और उसने एक सबसे पहला और काबिल कबूल तजर्बा किया 1858 में एंड फर्स्ट रिपोर्टेड क्वांटिटेटिवली बाय स्वांटे आर्हीनियस इन 1896 और इसको मिकदारी तौर पर रिपोर्ट किया सबसे पहले स्वांटे आर्हीनियस ने 1896 में। अच्छा बेटा, ये तीनों मारूजियाँ बन सकती हैं कि सबसे पहले जिसने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को मुतारफ़ करवाया था वो जोसेफ फ्यूरियर था, जिसने तजर्बा किया वो जॉन टेंडल था और किया कब 1858 में, और जिसने क्वांटिटेटिवली इसको रिपोर्ट किया वो कौन था स्वांटे आर्हीनियस था 1896 में। ये तीनों MCQs बन सकते ग्रीन हाउस के मुताबिक। फिर आ जाएगा बेटा वाटर, पानी। ये आम सी चीज़ें हैं, ये पढ़ाई जा रही हैं आपको ताकि आपको इसका पता हो LHV को। जिस बच्चे ने मेरे पिछले लेक्चर नहीं लिए वो मेरे चैनल यूट्यूब के इजी फार्मेसी LHV CMW के प्लेलिस्टों में जाके सारे लेक्चर देख सकता है, तरतीब से मौजूद हैं। तो वाटर आ गया बेटा, द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स अ फ्रेश सप्लाई ऑफ वाटर एवरी डे। इंसानी जिस्म को फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है हर रोज़ाना। वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। पानी जो है मदद करता है मेंटेन रखने की और मेंटेन रखने में और रेगुलेट करने में। मेंटेन का मतलब होता है बेटा बरकरार रखना, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर आपको पता है बाहर चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमारी बॉडी का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और ये फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर ही मदद करता है बेटा, रेगुलेट होता है कम या ज़्यादा करना, ठीक है। और मेंटेन का मतलब मेंटेन रखना, कम या ज़्यादा करना पड़ेगा बेटा। अंदर सर्दी है बाहर गर्मी है, सॉरी बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और अंदर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाहर 50 हो तो अंदर की हीट को बाहर की हीट को अंदर नहीं जाने देना, ठीक है, रेगुलेशन कहलाएगा। और जो बाहर शदीद किस्म की ठंड हो और अंदर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हो हीट फ्लोज फ्राम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हमेशा जहन में रखना कि हीट गर्म जिस्म से ठंडे की तरफ बहती है, ठीक है। अब अंदर गर्माहट और बाहर ठंड है तो अंदर की हीट तो बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो इसको रेगुलेट करेगा और इसको मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रेगुलेशन कैसे होती है बेटा, जो गर्मियाँ होंगी, गर्मियों में अब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अंदर टेम्परेचर कम है तो बाहर की हीट अंदर आने की कोशिश करेगी। और अंदर भी जो आप खाना खाते हो तो उसकी जैसे ही तोड़ फोड़ होती है, मेटाबॉलिज्म होता है तो हीट जनरेट होती है। अब बाहर हीट पहले ही ज़्यादा और अंदर भी हीट जो है अंदर की बाहर निकालनी पड़ेगी ताकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा जाए। तो अल्लाह का निज़ाम क्या है कि पसीना आ जाएगा और पसीना जो जल्द के करीब करीब जो आर्टरीज़ हैं और वेन्स हैं ब्लड की, वहाँ पे खून की सप्लाई बढ़ा दी जाती है। तो वो आर्टरीज़ के अंदर जो आने वाला ब्लड है अंदर की हीट लेके आएगा जल्द के पास। वहाँ पसीना है, पसीना जो है वो इवेपोरेट होगा और इवेपोरेशन से ठंडक पैदा होगी तो क्या होगा, अंदर की हीट जो है वो बाहर निकल जाएगी और अंदर का जो है वो टेम्परेचर 37 ही रहेगा चाहे गर्मियाँ हो। और सर्दियों में क्या होता है, बाहर अब ठंड है, अंदर जो हीट पैदा हो रही है मेटाबॉलिज्म से, अब उसको बचा के रखना है ताकि अंदर 37 रह सके। तो क्या होगा, वही जो आर्टरीज़ और वेन्स थी जो ब्लड को जल्द के करीब ला रही थी जहाँ पसीना था, वो सुकेड़ दी जाती हैं, कंस्ट्रिक्शन हो जाती है और ब्लड की सप्लाई स्किन की तरफ जो है वो कम कर दी जाती है और ब्लड जो है वो अंदर ही सर्कुलेट करता रहता है ताकि हीट जो है वो बाहर खारिज ही ना हो। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, रेगुलेशन। ये तरीकाकार है समझने में, ठीक है। तो ये सारा किसकी वजह से होता है, ये वाटर की वजह से है। तो इस वाटर क्या करता है बेटा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स और जो खुराक के अज्जा जो आप खाते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, एंड ऑक्सीजन एंड रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी रिमूव होती हैं। एंड मॉइस्चर्स द माउथ, और ये मुंह को आपके नम रखता है, आईज आँखों को नम रखता है, नोज़ नाक को नम रखता है, हेयर बालों को नम रखता है, स्किन जॉइंट्स जल्द के जो जोड़ हैं उनको नम रखता है, एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और जो आपका हाजमे का निज़ाम है उसको भी नमी देता है और इन तमाम चीज़ों से वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी निकालता है। ये वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट, देख लें बेटा वाटर क्या कर रहा है। इसके ऊपर बहस करता जाऊँ तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। थोड़ी बहुत मैं बता देता हूँ बेटा, जो आप खुराक के अज्जा लेते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल वगैरह, वो बॉडी में जाके टूट फूट होती है और जज़ब हो जाते हैं
और जज़ब होके ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड में भी पानी है बेटा, और वो पानी की वजह से ही हर सेल और टिश्यूज़ तक जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन और ब्लड के ज़रिए जाती है बेटा, तो वो उसमें भी वाटर है, ये वाटर ही हेल्प कर रहा है। रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो ब्लड लेके जाता है कहाँ, किडनीज़ के पास, और किडनी उसमें ब्लड में भी क्या है, वाटर मौजूद है। तो समझ लो इनको फ़्लो करवाने का काम भी कौन कर रहा है, ये वाटर ही कर रहा है, सारी वाटर की इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और गुर्दे उसका पेशाब बना के बाहर निकाल देते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो गए। मुंह को नमी मिलती है, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये अगर थूक ना होता है बेटा तो मेरी ज़बान लड़खड़ाती, बोलने में बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत आती। तो इसकी लुब्रिकेशन के लिए, इसको चिकना रखने के लिए, बार बार बोलने के लिए मॉइस्चर मुंह को कर दिया अल्लाह पाक ने। आइज़ के ऊपर हर वक्त आंसू मौजूद रहते हैं बेटा, आइज़ पे, ठीक है। अगर ये आंसू ना हो, नमी ना हो, तो जो ब्लिंकिंग ऑफ आई है, आँख झपझपाना, इससे इरिटेशन होती, आँख लाल हो जाती, और हो सकता है ये जो आपका कॉर्निया वगैरह है और जो आँख का ऊपर आई बॉल है, इस पर खराशें लग के और हम अंधे भी हो जाते। ये इतना शफाफ और इतनी बारीक झिल्ली है कि ये आर पार हमें देखने में बड़ी मदद करती है। इसको चिकना रखने के लिए, इसको मॉइस्ट रखने के लिए अल्लाह पाक ने यहाँ पे आंसू फैला दिया, और आंसू भी क्या है, वाटर है बेटा। नोज़, नाक में जो वाटर है, म्यूकस मेम्ब्रेन है नाक की, वो क्या करती है कि एक तो ऑक्सीजन ड्राई गैस है, आपने देखा होगा किसी पेशेंट को जब ऑक्सीजन लगाई जाती है तो वो एक छोटे से बर्तन में, गिलासी टाइप में वाटर होता है, वो वाटर से हो के ऑक्सीजन जाती ताकि वो नम हो। ऑक्सीजन अगर इसी तरह डायरेक्ट लगा दी तो वो नाक मुंह को पका देगी और गला ख़राब कर देगी, क्योंकि वो ड्राई गैस है। अब हमारे मुंह के साथ तो अल्लाह पाक ने गिलासी नहीं बांधी, लेकिन वो नाक में नमी रख दी, मुंह में नमी रख दी, ताकि ऑक्सीजन जो जाए वो नम हो के जाए। तो नाक के अंदर इस वाटर का काम क्या है बेटा, हवा को एक तो नमी देना, फिर बाहर से आने वाली हवा को फ़िल्टर करना, रेत के ज़रात को, ठीक है। वो स्नॉट निकालते हैं ब्लैक से कलर की, वो क्या होती है, मैल होती है। और अंदर जाने वाली हवा का टेम्परेचर जिस्म के बराबर रखना, सर्दियां हैं तो हवा को गर्म करके भेजना, और गर्मियां हैं तो हवा को ठंडा करके भेजना। ये वाटर जो नोज़ के अंदर है, इसका काम है बेटा। हेयर, बालों के अंदर भी पानी है बेटा, ताकि वो मरे ना, उनके फॉलिकल्स, ठीक है। स्किन जॉइंट, स्किन के जो जॉइंट्स हैं उनमें भी वाटर है। और इवन के बेटा आपके जो हड्डियों के जोड़ हैं उनके दरमियान में भी अल्लाह ने फ्लूइड रखा है, साइनोवियल फ्लूइड, वो भी वाटर उसमें भी मिक्स है बेटा। एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और जो आपका हाजमे का निज़ाम है उसमें भी वाटर है, ठीक है। लिमिटिंग वाटर इनटेक, अगर आप वाटर जो है वो कम ले रहे होंगे, कैन रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन, इससे आपकी पानी की कमी हो जाएगी। एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, फटीग, थकान हो जाएगी, डिक्रीज परफॉर्मेंस, आपके काम करने की सलाहियत में कमी आएगी, एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी को ख़तरा हो जाएगा। तो ये वाटर था तो छोटा सा बेटा, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये करना ज़रूरी था ताकि आपको पता हो कि वाटर कहाँ कहाँ काम आता है। फिर आ जाए कंपोजिशन ऑफ वाटर, पानी की कंपोजिशन क्या है बेटा। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग मैटर, पानी जो है वो तमाम जिंदा चीज़ों के लिए ज़रूरी है। प्लांट्स यूज़, पौधों के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है। एंड एज अ रॉ मटेरियल टू मेक फूड, और खुराक बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल के तौर पे पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रॉ मटेरियल कहते हैं बेटा ऐसी अशिया जिनसे मिलकर दूसरी अशिया बनाई जाएँ, रॉ मटेरियल कहलाते हैं। जैसे हमने खाना बनाना है तो मिर्चें, नमक, सब्ज़ी, गोश्त, जो जो चीज़ें उसमें शामिल होंगी, पानी, ये सारा रॉ मटेरियल कहलाएगा। तो खाना बनाने के लिए वाटर भी एक एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा, पौधों का खुराक बनाने का अमल क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। पौधे ज़मीन से पानी जज़ब करते हैं, सूरज की रोशनी सूरज से आने वाली रोशनी को कैप्चर करते हैं, फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ग्लूकोज़ क्या, उनकी खुराक, और ये क्या है बेटा, फोटोसिंथेसिस। और इसमें जो है वो पानी एज ए रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है। पानी नहीं होगा तो पौधों की खुराक नहीं बनेगी। इट आल्सो क्या के कीप्स प्लांट फर्म सो दैट दे विल नॉट विल्ट, ठीक है। ये पानी है बेटा जो पौधे को मजबूती देता है, इस्तेहकाम देता है, ताकि ये मुरझा ना जाए, मर ना जाए। विल्ट का मतलब बेटा मुरझा जाना, मर जाना। लाइफ इन, हाँ जी बेटा, ये कह रहा है कि लाइफ इन वाटर इज़ पॉसिबल, पानी के अंदर ज़िंदगी मुमकिन है। जैसा कि मछलियाँ, मेंढक, कछुए वगैरह, मगरमच्छ पानी में रहते हैं, तो पानी में लाइफ भी बेटा पॉसिबल है। बिकॉज गैस विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन बाय लिविंग थिंग्स कैन डिज़ोल्व इन वाटर, क्योंकि जो गैस सांस लेने के लिए ज़रूरी है वो पानी में हल हो सकती है। वाटर इज़ कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन,
पानी आपको पता है बेटा H2O फार्मूला होता है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। एग्जांपल के तौर पर 9 ग्राम ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कितनी प्यारी बात की है उसने। ये भी मारूजी बन सकती है कि अगर आपका 9 ग्राम पानी लें तो उसमें 1 ग्राम आपकी हाइड्रोजन है और 8 ग्राम आपकी ऑक्सीजन, 8 और 1 9 हो गया टोटल। ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। ये सबको ही पता बेटा फार्मूला क्या होता है, H2O। वाटर में बिकम स्टोर आइटम इन फ्यूचर। पानी जो है वो मुस्तकबिल में स्टोर आइटम के तौर पे इस्तेमाल होगा। इवन वट एवर लिटिल वाटर इज़ अवेलेबल इज़ गेटिंग पोल्यूटेड। अगरचा बेटा अब बिल्कुल पानी ऐसा मौजूद नहीं है जो आलूदा ना हो चुका हो। जहाँ सिर्फ लिटल लगेगा ना उसका मतलब ज़ीरो है, यानी कहीं पे भी आप कोई भी पानी ले लो वो आलूदगी से पाक नहीं है। अगर ए लग जाता ना लिटल से पहले ए, तो इसका मतलब होता कि थोड़ा बहुत तो है जो आलूदगी से पाक है, लेकिन ए नहीं लगाया, लिटल रख दिया। लिटल का मतलब ज़ीरो होता है। कहता है कि हत्ता कि अब कोई भी वाटर ऐसा नहीं है जो आलूदगी से पाक हो। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट आउट ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल इन द वर्ल्ड, ये एक अंदाज़ा किया गया है कि जितना पानी दुनिया में मौजूद है 1% वाटर कैन बी यूज फॉर सब्सटेंसेस ऑफ लाइफ। सिर्फ 1% वाटर ही इस्तेमाल किया जाता है, ज़िंदा रहने के लिए जा सकता है। एडिशनल टू वाट दैट वाटर इज़ नीडेड फॉर इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्ट्स एंड अदर पर्पसेस। और इजाफी तौर पे जो पानी है बेटा वो कारखानों में इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है और दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ 1% ही हम जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर इज़ आल्सो वेल नोन थेरापी टू क्योर डिजीज़। और पानी जो है वो सबसे ज़बरदस्त इलाज है बीमारियों के लिए। ये भी एक हकीकत है बेटा। वेल नोन का मतलब जानी पहचानी और हकीकी बात है। आपने देखा होगा कि जब बीमार हो जाते हैं लोग तो उनको ड्रिप वगैरह लगाई जाती है, ठीक है, और उनको फ्लूइड ज़्यादा देने का कहा जाता है। तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी पानी में ही मौजूद है। पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो पीछे हमने एयर पढ़ी थी, एयर पे हमने पूरा लेक्चर पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बेटा वाटर। वाटर ही पढ़ते जा रहे हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, वाटर की खसूसियात क्या होती हैं। बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, बायोलॉजिकल जहाँ लफ्ज़ बायो का आ जाए तो आपने समझना है जानदारों की बात होगी, यहाँ जिंदा चीज़ों की। तो बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर रेफर टू अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड इन वाटर। बायोलॉजिकल खसूसियात अगर हम देखें पानी की तो बहुत सारी इकसाम जानदारों की वो पानी में रहती है, ठीक है। दीज इंक्लूड माइक्रोस्कोपिक वायरसेस, इनमें ऐसे खुर्दबीनी वायरसेस शामिल हैं जो आँख से नज़र नहीं आते। बैक्टीरिया शामिल हैं एंड प्रोटोजोन शामिल हैं एंड एज वेल एज फाइटोप्लैंक्टन, इनको माइक्रोस्कोपिक एल्जी कहते हैं, ये भी मौजूद हैं। जू इंटेकन टीनी वाटर ऑर्गेनिजम्स, ये जू लैंक्टन कहते हैं इसको, ये भी पाए जाते हैं पानी में। इंसेक्ट्स, हशरात होते हैं, वॉर्म्स कीड़े होते हैं, लार्ज प्लांट्स, कुछ पौधे ऐसे भी हैं बेटा जो पानी में जो ऐसे पौधे भी हैं जो सिर्फ पानी में ही रहते हैं। एंड फिशेज़ और मछलियाँ हो गई। तो तमाम चीज़ें पानी में पाई जाती हैं। तो इसलिए बेटा इसकी जो है बायोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वाटर की। मैनी ऑफ दीज पैथोजेंस इंटर द वाटर सिस्टम बाय सीवेज, बहुत सारे जो पैथोजन हैं वो पानी के अंदर गटरों के गंदे पानी के जरिए शामिल होते हैं। सीवेज कहते हैं गटरों के गंदा पानी बेटा। पैथोजन कहते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाने की तरह ताकत या सलाहियत रखते हों, वो पैथोजन कहलाते हैं। तो वो जैसे हमारी नहरें, दरियाएँ और जो छोटे राजवा वगैरह हैं उनमें गटरों का पानी अगर शामिल हो जाएगा, सीवेज वाटर शामिल हो जाएगा तो उसमें पैथोजन इंटर हो जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, ये ह्यूमन वेस्ट से भी हो सकते हैं, यानी इंसानों का पखाना वगैरह पिशी हो सकती है, गटरों का पानी हो सकता है। और कोई अगर किसी ने गाय भैंसों का फार्म बना रखा है तो उसका जो गोबर और जो उनका पिशी वगैरह जानवरों की, तो उसके वेस्ट से भी ये आपका जो वाटर के अंदर ये पैथोजन शामिल हो सकते हैं। एंड काज वेरियस डिजीज़ टू ह्यूमन, और इंसानों को बहुत सारी बीमारियों की वजह बनते हैं बेटा। फिर वो तो थी इसकी बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। अब पढ़ेंगे फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, तभी खसूसियात पानी की। वाटर इज़ कलरलेस, ये तो आप पढ़ के आए बेटा। पानी बेरंग, बेबू, बेजायका है। तो पानी जो है वो बेरंग है, टेस्टलेस, बेजायका है, ऑर्डरलेस और बेबू है, कोई इसकी स्मेल भी नहीं है। एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड, और शफाफ माया है। ट्रांसपेरेंट कहते हैं जिसके आर पार देखा जा सकता हो बेटा। दीज फीचर्स कैन बी एग्जामिन्ड सिंपली बाय यूजिंग आवर सेंसेस,
ये तमाम फीचर जो हैं हम अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करके देख सकते हैं बेटा। अगर पानी शफ़ाफ़ है और उसका जायका नहीं है, उसमें स्मेल नहीं आ रही, तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसमें स्मेल आ रही हो तो इसका मतलब वो साफ़ पानी नहीं है, उसका रंग बदला हुआ है, गदला पानी है, तो भी पीने के काबिल नहीं है। ठीक है, और उसमें अगर उसका टेस्ट ख़राब हुआ है तो भी वो पानी सही नहीं है। तो अच्छा पानी कौन सा होगा? जिसका ना तो रंग हो, ना ही जायका हो, ना ही उसमें स्मेल हो। ठीक है, हम अपनी सेंसेस से अच्छे और बुरे पानी का पता चला सकते हैं। ऑल दो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू मेजर देम। अगरचे आजकल कुछ ऐसे आलात भी आ गए जो इसको मेजर करते हैं, जो कि इसका कलर, टेस्ट और ऑर्डर देखते हैं। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सबको पता है बेटा। ये मारूजियाँ बन सकती हैं कि पानी जो है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉयल करता है एंड फ्रीजेस इट 32 डिग्री। बेटा यहाँ पे ये गलत लिख दिया उसने, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। फ़ारेनहाइट तो थोड़ा होता है टेम्परेचर, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तो ये बनेगा कोई। ठीक है, यहाँ पे बेटा गलती होगी उनसे, तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कर सकते हैं आप, क्योंकि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के। ये 100 फ़ारेनहाइट तो बहुत कम टेम्परेचर है, तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा। यहाँ पे अगर 100 करना है तो सेंटीग्रेड कर लें, और फ़ारेनहाइट करना है तो यहाँ 212 कर लें बेटा। एंड फ्रीजेज एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये यहाँ पे सही लिखा उसने बेटा कि 32 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट करेंगे तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ठीक है, तो पानी जो है अगर डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ लिख लें बेटा, बॉयल होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और फ्रीज़ होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो यहाँ लिख लें 212 फ़ारेनहाइट पे बॉयल होगा और 32 फ़ारेनहाइट पे वो फ्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लें। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, डिग्री सेंटीग्रेड में बेटा फ़र्क है। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड प्योर वाटर इन नेचर फ्री फ्राम डेंजर फॉर ह्यूमन। ये वही बात कर दी कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि पानी को इस खालिश हालत में पाया जाए, इसको खालिश हालत में तलाश करना जो कि इंसानों के लिए ख़तरनाक ना हो, ह्यूमन कंजप्शन, इंसानों के इस्तेमाल के लिए ख़तरनाक ना हो, क्योंकि सारा पानी दुनिया में जहाँ भी मौजूद है वो आलूदा हो चुका है बेटा। द वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी हर चीज़ उसमें हल हो जाती है। दैट इजीली डिज़ोल्व एंड कोलेक्ट्स विद इवन सॉल्युबल मैटर, इनसॉल्युबल मैटर। और पानी जो है वो हल कर लेता है और इकट्ठा करके ले आता है, चाहे वो इनसॉल्युबल मैटर ही क्यों ना हो। एंड डिजीज़ प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, और जो डिजीज़ प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया उनको भी। देयर फॉर रॉ वाटर इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो जो रॉ वाटर है, यानी जिसको ट्रीट ना किया गया हो, जिसको फ़िल्टर ना किया गया हो, जिसको बॉयल ना किया गया हो, वो रॉ वाटर कहलाएगा। तो इंसानी कंजप्शन के लिए वो अनफिट है, ख़तरनाक है, विदाउट प्योरीफिकेशन, जब तक हम उसको प्योरीफाई नहीं करेंगे। तो ये था बेटा वाटर हमारा। इसकी हमने फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स भी देखी एंड बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स भी देखी। डेली रिक्वायरमेंट क्या है वाटर की, हमें डेली कितना पानी चाहिए, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।